हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करें कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, जिसका नाम है LIC, जिसका आईपीओ अभी मार्च में आने वाला है। ये आईपीओ अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा। इसका आईपीओ का जो साइज़ है वो अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेट। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो था पेटीएम का आईपीओ, जो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ का था, यानी कि ये उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। अगर हम बात करें इसके पॉलिसी होल्डर्स की, तो इसमें 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स यानी कि इतने कस्टमर्स हैं LIC के पास। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहें LIC की, तो जब 1956 में एक इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था, तो उस समय जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी उन सबको एक साथ मिला के LIC का जो गठन हुआ था। और उसके बाद में तो हम LIC को सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हर एक कंपनी का जो पॉजिटिव्स रहेगा और निगेटिव रहेगा। बड़ा कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, और बहुत बड़ा कंपनी का मतलब ये भी नहीं है कि वो रिटर्न नहीं दे सकता है। तो हमें उसके कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स के बारे में बात करना पड़ेगा। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ये LIC है जिसमें हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि एक मार्केट लीडर है। अगर हम बात करें इसके सिर्फ एजेंट्स की, जो 13.5 लाख एजेंट्स हैं इसके पास। और अगर हम बात करें, चाहे हम AUM की बात करें, AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कितना पैसा उनको दिया गया है कस्टमर्स के थ्रू मैनेज करने के लिए। चाहे हम AUM की बात करें, चाहे हम उसके ब्रांड की बात करें, चाहे ब्रांचेस की बात करें, चाहे ट्रस्ट की बात करें, सब चीज़ में हम बोल सकते हैं कि LIC इंडिया में मार्केट लीडर है। अगर हम पर्टिकुलर AUM की बात करते हैं, तो इसके पास AUM अराउंड 39.5 लाख करोड़ रुपीज़ का है। और अगर हम बात करें टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड अभी ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड या HDFC म्यूचुअल फंड, इनके डेट इक्विटी सब मिला के जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास अराउंड 36 लाख करोड़ रुपीज़ का AUM है। यानी उससे अराउंड 10% ज़्यादा तो अकेले एक कंपनी LIC के पास ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। दूसरा पॉइंट, ग्रोइंग सेक्टर। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ता है क्या कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही क्या वो भी ग्रो कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर है वो अराउंड 13% से 15% काफ़ी सालों तक ग्रो करने के चांसेस है। और हम जानते भी हैं कि अभी इंडिया में इंश्योरेंस बहुत ही कम टैप हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कैपेसिटी है इंडिया में। तो इसका मतलब अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है इंडिया में ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर। अगर ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है LIC भी ग्रो ही करेगा। तो हमने देखा है कि जैसे अभी रिसेंटली सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा था। हमने देखा है किस तरीके से अदानी ग्रीन ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और अगर हम बात करें कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, क्योंकि हम उसी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अभी फ्यूचर है। एंड उसी के चलते अगर हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स या बहुत से और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली या उससे रिलेटेड कंपनियों में अभी बूम चल रहा है। तो हम जानते हैं जो भी सेक्टर अच्छा करता है तो उसमें जो कंपनीज़ काम करती हैं उस सेक्टर में, उस सेक्टर की कंपनीज़ में भी बूम आ जाता है। तो अभी हम जानते हैं कि जैसे इस सेक्टर का, जैसे मैंने आपको बोला कि 13 से 15% का इसमें ग्रोथ दिखाया जा रहा है। तो यानी कि पूरा ओवरऑल इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर अभी बूम करेगा। तीसरा पॉइंट, ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि LIC, भरोसा यानी कि LIC। हम सभी जानते हैं कि जब इतनी बड़ी कंपनी में हम अगर कोई पॉलिसी लेते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इसी कंपनी पे आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन LIC मतलब ही भरोसा हो जाता है। तो अगर हम बात करें पेंशनर्स की, यानी कि जितने भी लोगों को पेंशन मिलेगी वो अभी इंडिया में सिर्फ 30% है। और अगर चाइना की बात करें तो 70%, यानी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में यानी LIC के ग्रोथ होने का। क्योंकि अगर पेंशन की बात करें, छोटी मोटी टाइम नहीं होता, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। यानी कि आप 20 साल 30 साल 40 साल इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो रिटर्न आता है सेफ रिटर्न, उसको हम लोग एन्युटी यानी कि पेंशन उससे हमको मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में लोग LIC के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं रैदर देन किसी प्राइवेट कंपनी के साथ। चौथा पॉइंट, डिसेंट वैल्यूएशन। जब भी हम किसी इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन यानी उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले उसकी एम्बेडेड वैल्यू निकाली जाती है। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस LIC की, तो उसकी जो एम्बेडेड वैल्यू निकाली गई वो अराउंड 5 लाख निकाली गई है। तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं कि जितने भी कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस की, अगर उसका एम्बेडेड वैल्यू 1 है
तो 2 से 2.5 गुना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें LIC की तो उसका 5 लाख है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 टाइम्स देखते हैं तो वो 12 लाख अप्रॉक्सीमेटली निकलता है, और 12 लाख का वैल्यूएशन ही यहाँ पे LIC मांग रही है। तो ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं, डिसेंट वैल्यूएशन होता है एज़ पर एम्बेडेड वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट, बिग बट ग्रोइंग, यानी कि LIC बहुत ही बड़ी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी अगर आप देखेंगे उनको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट करने में सिर्फ 1 करोड़ रुपये चाहिए, 100% का प्रॉफिट दिखाने में सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है तो 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यानी जितनी भी बड़ी कंपनी होती है वो इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर सकती हैं जितनी कि छोटी कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। बट स्टिल अगर हम इसके AUM की बात करें 2019 से 2021 तक, तो इसका AUM जो है अराउंड 11% से बढ़ा है। और अगर इसके न्यू पॉलिसी जो प्रीमियम्स होते हैं अगर उसकी बात करें वो भी 9% से बढ़ा है। यानी हम बोल सकते हैं कंपनी तो बड़ी है बट फिर भी वो ग्रो कर रही है। अब चलिए बात हो गई बहुत पॉजिटिव्स की, अब कुछ निगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं। तो पहला निगेटिव आता है लेस ग्रोथ। अगर हमने ऑलरेडी बोला है कि इसमें ग्रोथ है, बड़ी कंपनी है बट ग्रोथ है, बट यहाँ पे मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर इसकी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इस ईयर की बात करें 9 मंथ्स की, तो इसके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो अराउंड 7.4% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। अच्छा है, बेकार नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो वो अराउंड 30% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि 7% या 8% जो है वो अच्छा होता है, लेकिन 30% बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादा ग्रो करता है, चाहे वो सेल्स हो या प्रॉफिट हो, तो वही कंपनी में आपको रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा पॉइंट, एवरेज फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी के एसेट्स की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात करें LIC की, या प्रॉफिट की बात करें, तो सब ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2020 से 2021 तक तो अराउंड 9% का ग्रोथ दिखाया। अगर हम बात करें 19 से 2020 तक तो अराउंड 3% का ग्रोथ दिखाया। तो अगर हम दोनों साल को कंसोलिडेट कर दे तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि 4 to 5% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है, जो ग्रोथ ठीक है, डिसेंट है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसमें स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न उससे एक्सपेक्ट कर सकें। तीसरा पॉइंट, देखिए जब भी हम PSUs यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की बात करते हैं तो उनका वैल्यूएशन हमेशा ही कम रहता है। अगर हम बात करें SBI की, उसका जो P है वो 11.6 है। अगर हम बात करें कोल इंडिया की तो 6.6 है। अगर हम बात करें कैनरा बैंक की तो 6.28 है। अब अगर हम आ जाते हैं प्राइवेट बैंक्स पे, तो अगर ICICI बैंक के PE की बात करें तो 22.8 है, एक्सिस बैंक का 18.4 है, कोटक का 34 है, HDFC बैंक का 22 है। यानी हमने यहाँ देखा है कि अगर कोई एक कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर में काम करती है और एक कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, तो अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी अगर 1 लाख करोड़ की, तो उसी तरीके का बिजनेस, उसी तरीके का सेल्स और उसी तरीके का अगर प्रॉफिट कोई प्राइवेट कंपनी जनरेट कर रही है तो उसका पी जो है उसका डबल होगा, यानी कि वो 2 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे LIC के साथ हमेशा नेगेटिव की तरह काम करेगी कि LIC में जो होल्डिंग्स है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है। चौथा पॉइंट, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अगर हम बात करते हैं HDFC लाइफ का, उसका जो पी है 97 है, SBI लाइफ का 77 है, क्योंकि भाई अगेन वो थोड़ा सा गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल की तो 108 का पी है। अगर हम बात करें LIC की, अगर LIC का जो प्रॉफिट है वह अप्रॉक्सीमेटली अभी 3000 करोड़ रुपीज़ का है। अगर हम इसको देते हैं पी ऑफ 100 जो टॉप मोस्ट रहेगा, तो इस हिसाब से जो LIC कंपनी बन जाती है 3 लाख करोड़ की। और अगर हम इसका LIC का पी कंसिडर करते हैं 200 का, मान लेते हैं बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, सबको उस पर ट्रस्ट है, तो भी अगर हम 200 का पी भी अगर LIC को देते हैं तो 6 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएशन मांगा गया है वो 12 लाख करोड़ रुपीज़ का वैल्यूएशन, जो मुझे तो डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। पांचवा पॉइंट, प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेल्स। इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको चलो म्यूचुअल फंड में ले चलता हूँ। अगर हम बात करें HDFC लिक्विड फंड्स की, म्यूचुअल फंड जो की है 46,500 करोड़ उसका AUM है, और अगर हम उसके फीस की बात करें तो वो हो जाती है 0.2%, जो निकल के आता है 93 करोड़ रुपीज़। अगर हम बात करें इसी तरीके से एक और म्यूचुअल फंड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो HDFC टॉप 100 है, उसका जो AUM है वो 21,000 करोड़ रुपीज़ है, और इसकी जो फीस है वो 1.18% है। यानी यहाँ पे ये 247 करोड़ रुपीज़ का फीस लेते हैं। तो जहाँ पे AUM था 46,500 करोड़, वहाँ पे ओनली जो
प्रॉफिट आ रहा था या उनकी फ़ीस आ रही थी वो 93 करोड़ था। यहाँ पे उसका हाफ से भी कम 21,000 करोड़ रुपीज़ का AUM है, लेकिन जहाँ पे जो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो 247 करोड़ रुपीज़ है। तो यानी कि सेल सब कुछ नहीं, वहाँ पे AUM ज़्यादा है, यहाँ AUM कम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा किस में हो रहा है, HDFC टॉप 100 में। तो उसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि LIC के पास बहुत ज़्यादा AUM है, लेकिन अगर फ़ीस कम चार्ज कर रहे होंगे या प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उसको हम बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का सिर्फ 3,000 करोड़ प्रॉफिट मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 6 पॉइंट, ऑफ़र फॉर सेल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा IPO से आएगा LIC क्या करेगी, उससे नए ऑफिस खोलेगी या उससे मार्केटिंग करेगी या कोई फैक्ट्री खोलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो अपना 5% का स्टेक है LIC में वो बेच देगी और सारा का सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट के पास आएगा। तो इस पैसे से LIC को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 7th पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज़। अगर हम बात करें AUM की 11% से ग्रो किया है 2019 से 2021 तक LIC का। अगर हम बात करें न्यू बिजनेस जो प्रीमियम है वो 9% से ग्रो हुआ है, लेकिन अगर यही चीज़ हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो अराउंड 15% से ग्रोथ किया है। यानी यहाँ पे बात ये नहीं आती कि LIC ग्रो कर रहा है, बात ये आ जाती है कि प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो हमें किसकी तरफ जाना है कि जो नॉर्मल ग्रो कर रहा है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। 8th पॉइंट, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं उनको जो भी अदर कंपनीज़ होती हैं उनको बचाना पड़ता है। ऐसा क्यों, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम बात करें IDBI बैंक की, जिस समय IDBI बैंक डूबने वाला था तब उसमें पैसा किसने लगाया, वो पैसा लगाया LIC ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई उसमें पैसा डालो और इसको बचा लो। ये ऐसा चीज़ ये ICICI बैंक या HDFC बैंक को पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब येस बैंक डूबने वाला था, जो कि एक प्राइवेट बैंक था, फिर भी सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया, SBI बैंक ने, क्योंकि तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो अच्छा काम किया, भाई येस बैंक को बचा लिया, IDBI बैंक को बचा लिया। लेकिन अगर हम एक कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाहे LIC का इन्वेस्टमेंट इन IDBI, चाहे SBI का इन्वेस्टमेंट इन येस बैंक, हम अगर SBI के शेयर होल्डर हैं या LIC के शेयर होल्डर हैं तो हम तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। 9th पॉइंट, ह्यूज एक्सपेंसेस। जैसे कि हम बता चुके हैं एक पॉजिटिव पॉइंट कि इनके पास जो एजेंट्स के नंबर है वो 13.5 लाख है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन एजेंट्स पे जो कमीशन जा रहा है वो अराउंड 23,000 करोड़ रुपीज़ का है सालाना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब 23,000 करोड़ का जो एक्सपेंस हो रहा है एजेंट्स पे, ये बहुत ज़्यादा है या डिसेंट है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। जब हम लोगों को या LIC को क्वार्टरली रिजल्ट शो करेगा तब थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा आएगी। 10th पॉइंट, लूजिंग मार्केट शेयर। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में वही कंपनी ज़्यादा रिटर्न देगी जिसका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, चाहे वो 1% से 2% हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि किसी का 90% है और उसके बाद धीरे घटते घटते 85 हो जाए, 80 हो जाए। अगर हम यहाँ पे भी एग्जांपल दें आपको, अगर 2016 में जो इंडिविजुअल पॉलिसी थी वहाँ पे उनका मार्केट शेयर था LIC का 56, और 2022 की बात करें तो वो घट के हो गया 44%। अगर बात करें ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की तो 2016 में इनका जो मार्केट शेयर था वो 81% था, जो घट के अभी 77% हो गया। यानी कि दोनों जगह मार्केट शेयर तो इन्होंने लूज़ ही किया, और किसके लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो चलिए, हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात कर ली है। अब मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप LIC में इन्वेस्ट करें, आपको थोड़े थोड़े रिटर्न मिले, हो सकता है 10 से 12% के रिटर्न मिले। बट मेरे को ये पर्सनली लगता है कि मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में तो मैं HDFC लाइफ में करूँगा। अगर HDFC लाइफ का मार्केट शेयर की बात करें तो उसका 4% है, और LIC का अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 65% है। तो ज़्यादा ग्रोथ हमको किस में देख रही है, HDFC लाइफ में। और ऐसा भी नहीं है कि अभी HDFC लाइफ पे आप लोगों को कम भरोसा है, हो सकता है LIC से कम भरोसा है, लेकिन भरोसा तो है। तो छोटी कंपनी जो रहती हैं उनको ग्रो करने का ज़्यादा मादा रखती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे रैदर देन कि बहुत बड़ा हाथी जैसे कि LIC। बट यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि LIC का जो प्रॉफिट अभी आ रहा है सालाना वो अराउंड 3,000 करोड़ है, लेकिन जब LIC एक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी तो उनको जो अपने प्रॉफिट हैं या उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो हर जगह आएगी और उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर उसके बाद उनका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो डेफिनेटली इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा और इनके शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा।
तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, इस LIC IPO के लिए मैं बहुत ज़्यादा अभी तक तो एक्साइटेड नहीं हूँ। गोइंग फॉरवर्ड हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़वा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज़ अर्निंग। जय हिंद।